जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वसंत भाग 3 से पाठ 2 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ, जो कामनाथ द्वारा लिखा गया है। इसके कठिन शब्द कुछ इस प्रकार से हैं, जिसे हमने शब्दार्थ के रूप में प्रस्तुत किया है। मणिहार, चूड़ियाँ बनाने वाला अथवा बेचने का काम करने वाला। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना। विरले, बहुत कम मिलने वाला। मुखातिब, किसी की ओर मुंह कर कर बात करने वाला। स्मृति पटल, मस्तिष्क या दिमाग। ठिठकना, रुकना। अंजलि, हथेली। 10 आने 60 पैसे, एक आने में 6 पैसे होते हैं। अब पाठ से संबंधित आपके मुहावरे हैं, जो 8th क्लास में हर चैप्टर में दिए गए हैं, और इसे हमें अभी से ही पूरे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मुहावरे हमारे कहीं से भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में, जो इस प्रकार से है। इसमें सब फर्स्ट आपका जो मुहावरा है वो दे रखा है, मन मोह लेना, मन को अच्छा लगना, कसर निकालना, सारी कमी पूरी करना, लोहा लगना, बड़ा मुश्किल होना, अतीत के चित्र उतारना, बीती बातों याद करने की कोशिश करना, कुढ़ उठना, झल्ला जाना, भाप लेना, अनुमान लगाना, शरीर ढल जाना, कमज़ोर हो जाना, हाथ काट देना, रोजगार छीन लेना। अब आपकी पुस्तिका से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं, जो इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ बदलू उसे लाख की गोलियाँ बनाकर देता था, जो उसे पसंद थी। लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? उत्तर, वस्तु विनिमय एक पुरानी व्यापार पद्धति है, जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है। पुराने समय में वस्तु के बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था। आधुनिक व्यापार पद्धति में वस्तु के बदले धन का लेन देन है। मान लो पहले क्या होता था कि हम कोई भी चीज़, हमें सब्जी लेनी है तो उसके बदले हम अनाज दे दिया करते थे, तो इसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। और आजकल पैसे के द्वारा सब कुछ होता है। प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग में कितने हाथ कट गए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर, मशीन युग के कारण हस्तशिल्प पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। मशीन के आ जाने से कई लोगों की आमदनी साधन न रहा और लोग बेरोजगार हो गए हैं। पैतृक व्यवसाय बंद हो गया है। ऊपर लिखी गई पंक्ति बदलू की दशा की ओर संकेत करती हैं। लाख की चूड़ियों में व्यवसाय बंद हो गया है और उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। उसकी आर्थिक स्थिति और उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? उत्तर, मशीनीकरण के कारण तथा कांच की चूड़ियों के प्रचलन एवं गांव में औरतों के कांच की चूड़ी पहनने के कारण बदलू का व्यवसाय बिल्कुल बंद हो गया, जिसके कारण उसे यह उसके अंदर जो व्यथा थी लेखक से छिपी ना रह सकी। नेक्स्ट दे रखा है, मशीन युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर, मशीन युग के कारण बदलू का सुखी जीवन दुख में बदल गया और गांव की सारी औरतें कांच की चूड़ी पहनने लगी थीं। बदलू की कला को अब कोई नहीं पूछता था। उसका व्यवसाय चूड़ियों
चूड़ियों का जो व्यवसाय था वो अब महंगा लगने लगा था, जिसके कारण कोई भी उसकी चूड़ियों को नहीं खरीदता था। इसी कारण शादी में मिलने वाला अनाज, कपड़े व अन्य उपहार उसे नहीं मिलते थे। उसकी आर्थिक हालत बिगड़ गई, जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा था। प्रश्न नंबर 6, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ बनाई जा सकती है, ज्ञात कीजिए। उत्तर, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्ति तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। भाषा की बात का प्रश्न उत्तर है, जो कि आपके व्याकरण से संबंधित है। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्ति बदलू की दो प्रकार की मनोदशा को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, जिसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्य के अर्थ सामान्य नहीं होते हैं। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। उत्तर, व्यंग वाक्य। अब पहले जैसी आज़ादी कहाँ? इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में क्या है? आज किसी भी बुजुर्ग के मुंह से आमतौर पर यह सुनने में मिलता है, जिसमें उनके हृदय में छिपे दुख और व्यंग देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आज की संतान बुजुर्ग को अधिक सम्मान नहीं देती है। यह उन्होंने व्यंग के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जिससे कि उनका दुख और व्यंग दोनों ही इस वाक्य में प्रकट हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात यानी व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को हम 3 भेदों में बांट सकते हैं या बांटा गया है। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में दे रखा है जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि को दिखाने के लिए आदि द्वारा जाने वाली उसको हम संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि। इनमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन है, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से 3 प्रकार की संज्ञा चुनकर लिखिए। आगे दे रखा है उत्तर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि हमारी संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम आता है, जिसमें आपको किसी भी चीज़ का नाम निर्धारित किया जाता है और वो नाम दूसरा से कोई रिलेशन नहीं रखता है। जातिवाचक संज्ञा में उसकी जाति आती, मान लो पेड़ एक जाति है, जिसे हम एक आकार के रूप में कहीं भी पहचान सकते हैं। और चिड़िया, जैसी चिड़िया को देखते हम चिड़िया को पेड़ नहीं, चिड़िया को चिड़िया ही कहेंगे। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है नीम, आम, बदलू, बेलन और मछिया। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में है लाख, गोलियां, खाट, फसल, वृक्ष, आदमी, मकान और शहर। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो हम फील करते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे चाव, नाजुक, निहारना, व्यथा, शांति, प्रसन्नता, स्वभाव, रुचि इत्यादि। आगे दे रखा है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त यानी समय को बखत, उम्र को उमर और इस तरह से अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ है, अर्थ में नहीं। हम अर्थ में उसे समझ लेते हैं और रूप में ही उसका परिवर्तन होता है, क्योंकि हर प्रांत में थोड़ा सा अंतर आ जाता है बोलने के रूप में। जैसे इंसान यानी मनुष्य, रंज यानी दुख, गम
गम यानी मायूस। जिंदगी, जिंदगी यानी जीवन। औलाद यानी संतान। दुनिया संसार, औलाद संतान, ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट दे रखा है, इस कहानी से हमें यह कहानी क्या संदेश देती है, या इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। यह कहानी हमें संदेश देती है कि मशीन युग में हमें हाथों से बनी वस्तुओं को भी अपनाना चाहिए। लोगों को अपने पूर्वजों की हथकरघा को बंद न करके नवीनीकरण द्वारा उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यहीं पर हमारा इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आगे आपका जो पाठ है वह आपका पाठ 3 है, जो बस की यात्रा, जो हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।